यूपी के देवरिया का एक लड़का जो खाकी वर्दी पहनकर प्रतापगढ़ में डीएसपी बना था, उसे एक फोन आता है कि कुंडा के बलीपुर गांव में गोलियां चली हैं। वो अफसर बिना अपनी जान की परवाह किए भीड़ के बीच पहुंचता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पुलिस बल के भरोसे वो वहां गया है वो उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाएंगे। अगली सुबह उसी गांव की सड़क पर उस पुलिस अफसर की लाश मिलती है और यहीं से शुरू होती है द ग्रेट इंडियन मर्डर मिस्ट्री, जिसने एक बाहुबली मंत्री को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2 मार्च 2013 की रात प्रतापगढ़ का कुंडा ऑन ड्यूटी एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी जाती है और उसके साथ मौजूद पुलिस बल गायब हो जाता है। मर्डर का आरोप लगता है यूपी के सबसे कद्दावर मंत्री राजा भैया पर, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ता है। लेकिन 13 साल बाद भी आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिया उल हक की मौत एक भीड़ का गुस्सा थी या सत्ता के गलियारों से रची गई कोई सोची समझी साजिश। आज न्यूज आर्टिकल्स और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के तथ्यों के साथ समझेंगे कुंडा के उस काले शनिवार की पूरी सच्चाई। कहानी शुरू करने से पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी मिस्ट्री घूमती है। जिया उल हक देवरिया जिले के एक साधारण किसान परिवार से आने वाला वो नौजवान जिसने अभावों के बीच पढ़ाई की और अपनी मेहनत से वो पुलिस अफसर बना। 2012 में जब उनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी के तौर पर हुई तो उनकी छवि एक ईमानदार और सख्त मिजाज अफसर की थी। वो एक ऐसा दौर था जब कुंडा में कानून की एक अपनी अलग परिभाषा थी। कुंडा के सुल्तान कहे जाने वाले राजा भैया का नाम अब तक कई तरह के राजनीतिक घटनाक्रमों में आ चुका है, चाहे वो अखिलेश से उनकी दुश्मनी हो, चाहे बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां हों, चाहे मायावती से उनके राजनीतिक संबंध। मगर राजा भैया की ये एक ऐसी कहानी है जिसने उनकी जिंदगी कई मायनों में बदल कर रख दी। प्रतापगढ़ के कुंडा का बलीपुर गांव 2 मार्च 2013 की शाम इस गांव के ग्राम प्रधान नन्हे यादव का स्थानीय रंजिश और विवाद को लेकर कुछ लोगों से तनाव चल रहा था। शाम करीब 7 से 8 बजे के आसपास इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये खबर आग की तरह फैली और गांव में मातम के साथ साथ भारी आक्रोश पैदा हो गया। जैसे ही इस हत्याकांड की सूचना कुंडा पुलिस को मिली, माहौल संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई डीएसपी जिया उल हक को। वो अपने साथ भारी पुलिस बल लेकर बलीपुर गांव की तरफ रवाना हुए। लेकिन यहाँ से जो हुआ वो आज भी पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा धब्बा माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और गवाहों के मुताबिक जब जिया उल हक नन्हे यादव के घर के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोगों की हिंसक भीड़ मौजूद थी। पुलिस का काम था स्थिति को कंट्रोल करना, लेकिन जैसे ही भीड़ उग्र हुई और फायरिंग शुरू हुई, जिया उल हक के साथ मौजूद पुलिस बल उन्हें अकेला छोड़कर वहां से बिखर गया। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भाग खड़े हुए थे। अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने जिया उल हक को घेर लिया। उसी रात नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। यानी एक ही रात में 3 लाशें, नन्हे यादव, सुरेश यादव और एक ऑन ड्यूटी डीएसपी जिया उल हक। अगले दिन जब सूरज उगा तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ चुका था। जिया उल हक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर गंभीर मारपीट के निशान थे और उन्हें गोली भी मारी गई थी। इस केस ने सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ तब लिया जब जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सीधे तौर पर तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए। परवीन आजाद ने प्रतापगढ़ के हथगवां थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें राजा भैया और उनके 4 करीबियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। परवीन का आरोप था कि उनके पति राजा भैया के खिलाफ कुछ बड़ी जांच करा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। ये वो दौर था जब अखिलेश यादव की नई सरकार बनी थी और अखिलेश अपनी छवि एक साफ सुथरे नेता के तौर पर पेश कर रहे थे। विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया। विधानसभा से लेकर कई शहरों तक प्रदर्शन होने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि 4 मार्च 2013 को राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजा भैया की पॉलिटिकल प्रोफाइल उस समय इतनी ताकतवर थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन हालातों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। यह मामला इतना संवेदनशील था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद जिया उल हक के गांव जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो राजा भैया के घर से लेकर बलीपुर के खेतों तक की तलाशी ली गई। राजा भैया का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया। ऐसी बातें हैं। करीब 4-5 महीनों की सघन जांच के बाद
अगस्त 2013 में सीबीआई ने एक ऐसी रिपोर्ट दाखिल की जिसने सबको चौंका दिया। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि हत्या की साजिश में राजा भैया की संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जांच एजेंसी का कहना था कि जियाउल हक की मौत भीड़ के हमले और अचानक उपजी हिंसा का नतीजा थी, न कि किसी पूर्व नियोजित साजिश का। इस रिपोर्ट के बाद राजा भैया को कानूनी तौर पर एक बड़ी राहत मिली और कुछ समय बाद उन्हें दोबारा कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। लेकिन क्या क्लोजर रिपोर्ट आने से सवाल खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील का तर्क था कि एक जांबाज अफसर के साथ मौजूद 10-12 पुलिस वाले उसे छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? क्या उनके भागने के पीछे किसी का आदेश था? दूसरा बड़ा सवाल ये कि नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की मौत कैसे हुई? क्या वो क्रॉस फायरिंग थी या कुछ और? जांच के दौरान कई गवाह मुकर गए, कई बयान बदले गए। ये मामला सालों तक निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक चलता रहा। बाद के सालों में जब भी यूपी की राजनीति में अपराध पर बहस होती, जियाउल हक का नाम जरूर आता। सरकार की ओर से बार बार ये स्पष्ट किया गया कि केस को वापस नहीं लिया गया है, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही वो चीज आगे बढ़ रही है। आज इस केस को 13 साल बीत चुके हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आज भी यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी अपनी पार्टी जनसत्ता दल है और कोंडा में उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। दूसरी तरफ देवरिया के नुनखार टोला में जियाउल हक का परिवार आज भी उन यादों और अधूरे इंसाफ के साथ जी रहा है। बहरहाल ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि उस रात जियाउल हक को क्यों मारा गया। क्या वो वाकई एक उग्र भीड़ का शिकार हुए या फिर व्यवस्था ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया? कहानियां कई हैं, सिद्धांत कई हैं, लेकिन मुकम्मल सच आज भी कुंडा की उन धूल भरी गलियों में कहीं दबा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? क्या जियाउल हक को इंसाफ मिला? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको तथ्यों पर आधारित ये स्पेशल सीरीज पसंद आ रही है तो फिफ्थ पिलर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।